गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने 100th क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, मतलब 100वां क्लास है। शतक लग गया है ना, आज शतक लगा रहे हैं हम लोग। 100वां क्लास है। 97th क्लास मेरा ही हुआ था फिजिक्स का, 98th क्लास हुआ था विकास सर का संस्कृत, 99th भी विकास सर का हुआ था संस्कृत, और आज मैं 100वां क्लास लेने जा रहा हूं। और आज 101वां क्लास भी होगा विकास सर का संस्कृत का, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा आज, या फिर हो सकता है इस वीडियो से पहले ही वो मिल गया हो। ठीक है, तो आज मैं, चूंकि इसके पहले वाला क्लास मेरा बहुत पहले का था, बीच में कुछ समय नहीं मिल पा रहे के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो वो बहुत पुराना था, इसलिए होमवर्क भी बहुत पुराना हो गया, इसलिए वो बहुत नीचे चला जाता है व्हाट्सएप में, जो बहुत पुराना हो जाता है। इसलिए हम आपको उन बच्चों के नाम नहीं बता पा रहे हैं जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके 97th क्लास में भेजा था। चलिए, कोई बात नहीं, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज फिर आपको होमवर्क मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी सूचना मैं दे दूँ कि मैंने सबों के व्हाट्सएप पर फेयर दे दिया है, भेज दिया है, एक्सरसाइज 2 का फेयर। तो आप, और उसमें लिख दिया है कि कल सुबह 7 बजे से पहले, मतलब सोमवार को सुबह, मंडे को सुबह 7 बजे से पहले तक आप किसी भी समय फेयर एक्सरसाइज 2 का फेयर करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो आज कर लें, दिन भर में। आपके पास पूरा संडे है आज दिन भर में वो पूरा कर लें, और कल सुबह 7 बजे तक फेयर आप हमें भेज दें, है ना। चलिए, जहां पर मैंने छोड़ा था आपको वहीं से स्टार्ट करूंगा। मैंने लास्ट में छोड़ा था आपको, शायद आपको याद होगा, लेंस में किरण आरेख की बनावट, जिसमें 3 नियम थे। याद कीजिए, क्या था उसमें कि जब कोई प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधे निकल जाती है ना, उसमें अपवर्तन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है, सीधा निकल जाती है। पहला रूल ये था। एक रूल था उसमें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह तो मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। 2 नियम। और तीसरा और अंतिम नियम था लेंस में किरण आरेख की बनावट। आप ये जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये 97th क्लास में मैंने लास्ट में पढ़ाया था। अंतिम 10 मिनट में आप देख लेंगे, ये चीज था। और तीसरा नियम था कि यदि वो मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस की दिशा से आती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बातें हो चुकी थी। आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा, प्रयास करूंगा कि आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए, है ना। यदि कुछ रह गया, समाप्त नहीं कर पाया, तो फिर एक और वीडियो मैं इस चैप्टर का डाल दूंगा, पूर्णतः यह समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शर्त, कंडीशन। याद कीजिए, दर्पण एक्सरसाइज 1, अवतल दर्पण में 6-7 कंडीशन था, फिर उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन था, है ना। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु कहाँ रहेगी तो वह कहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब उसी तरह लेंस में भी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें उल्टा है, उत्तल लेंस में ही ज्यादा है और अवतल लेंस में ही एक ही कंडीशन है। उत्तल लेंस में हम लोग 6 कंडीशन पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन, और अवतल में मात्र 1 कंडीशन, मतलब हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल लेंस में 6 तरह का प्रतिबिंब बनेगा। कोई वस्तु कहाँ रहेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे ही हम लोग कहते हैं कंडीशन अपनी बोलचाल में। दर्पण में भी ये था। दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण में ज्यादा था 7, और उत्तल दर्पण में मात्र 3, है ना। तो इसमें लेंस में उल्टा है, उत्तल में ही ज्यादा है, अवतल में ही कम है। खैर, कोई बात नहीं, किसी में कम हो, किसी में कोई ज़्यादा हो। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, है ना। तो कंडीशन में क्या है, देखिए, याद कीजिए आप लोग। कंडीशन पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, उसके बाद आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। ध्यान देंगे आप लोग, है। लेंस आप लोग पढ़ चुके हैं,
ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाशीय केंद्र, है ना। ये क्या होता है? F1, ये C1, इधर F2, इधर 2F2, है ना। इसको 2F2 या इसको कहते हैं C2, इसको क्या कहते हैं? C2, ठीक है। मतलब लेंस कोई उत्तल हो या अवतल हो, इसमें दो मुख्य फोकस और दो वक्रता केंद्र होता है। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र। ये सारी बात आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। तो बोलिएगा सर आज फिर क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए, इसमें इसका F1 इधर, F2 इधर, ये हो गया C2 और ये हो गया C1, और बीच में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए, देखते हैं जैसा होगा वैसा मेरा प्रयास रहेगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होता है, दो वक्रता केंद्र होता है, और अवतल में भी दो होता है, ठीक है। देखिए, P से F1 ये प्रथम मुख्य फोकस, और P से जो ये वक्रता केंद्र है ये उससे जस्ट डबल दूरी पर होता है। आप दर्पण भी में भी पढ़े थे कि जितनी दूरी पर फोकस होता है प्रकाशीय केंद्र से, जितनी दूरी पर फोकस होता है, फोकस से उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। मतलब यदि P से लेके F तक 10 सेंटीमीटर है तो P से लेकर के इस वक्रता केंद्र हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों? यहां से यहां तक भी 10 और यहां से यहां तक भी 10, तो 10 प्लस, मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के ठीक बीच में होता है, एकदम सेंटर पे होता है, बीच में होता है ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र, इन दोनों के ठीक बीच में कौन होता है? मुख्य फोकस, है ना, एकदम सेंटर। मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बिल्कुल बराबर होगा। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक F1 है, तो P से F1 जितना दूर होगा, P से वक्रता केंद्र जस्ट उसका डबल दूरी पर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि 10 सेंटीमीटर है तो P से C1 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये F1 है, तो हम इसको कह सकते हैं 2F1। अब बोलिएगा क्यों? C1 को कह सकते हैं 2F1, क्यों कह सकते हैं? कि जितना दूरी पर प्रथम फोकस है, जस्ट उससे डबल दूरी पर वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र को दूना फोकस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूना फोकस। दूना मतलब दुगुना, दूना फोकस, है ना। कई मतलब कंफर्म हो गया, C1 को 2F1 कहा जाता है, उसी तरह से C2 को 2F2 कहा जाएगा। क्यों? इधर आ जाइए। P से जितना दूरी पर F2 है, P से जस्ट डबल दूरी पर वक्रता केंद्र है, C2 है, तो ये हो गया फोकस, तो C2 हो गया दूना फोकस, 2F2, है ना। जस्ट डबल दूरी पर है, मतलब यहां से यहां का दूरी यदि x है तो P से C2 का दूरी 2x है, डबल दूरी है, डिस्टेंस ठीक डबल है, इसीलिए ये F2 तो ये 2F2, ये F1 और ये C1 को क्या कहेंगे? 2F1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी C1 के बदला में हम लिख सकते हैं 2F1 और C2 के बदला में लिख सकते हैं 2F2। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे? कि C1 को 2F1 भी कहा जाता है और C2 को 2F2 भी कहा जाता है। इसको अच्छे से कहीं रफ कॉपी पर आप जरूर उतार लें।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशन है, उसमें से पहला ये, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। चलिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। ये क्या है, इसका प्रकाशीय केंद्र, बीच में लेते हैं एकदम प्रकाशीय केंद्र को, ऑप्टिकल सेंटर को। ये हो गया इसका F1, ये है C1 वक्रता केंद्र, इसी को लिखते हैं 2F1, याद रखिएगा। ये P से जितना दूरी पर F1 रहता है, P से जस्ट दुगुने दूरी पर 2 ये रहता है वक्रता केंद्र, इसीलिए वक्रता केंद्र को 2F1 से भी हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इधर क्या होगा, F2, जितना दूरी पर P से F2 लिए उससे जस्ट उतने दूरी पर लीजिए उधर 2F2। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो याद कीजिए आप लोग, है ना, हम बताए थे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु हम लोग नहीं बनाते हैं। दर्पण में भी बताए थे आपको हम, तब वस्तु का चित्र नहीं बनाते हैं, केवल समांतर किरणें आती हैं, उसी से पता चल जाता है कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। देखिए ये 2 किरणें आ रही हैं, तीर का निशान से पता चल रहा है कि ये आ रही हैं। और एक और बात क्या पता चल रहा है, समांतर किरणें आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, ये याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होगी, लेंस से अपवर्तित होगी, है ना। क्या करते हैं हम लोग, बीच से मोड़ते हैं, है ना, बीच से इसको मोड़ देंगे, अपवर्तित होगी। अपवर्तित हो गई, तीर का निशान जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहां पर कटा, यहां पर कटा, जहां पर कटा वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। देखिए सीधा लंब डालिएगा, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, चलिए फिर से डाल देते हैं। ये जो प्रतिबिंब बना IB, ये कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। जहां पर कटा वहां से मुख्य अक्ष पर सीधा लाइन खींच देना है, ठीक है। ऐसे भी देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चर्चा मैंने 2-3 बार पहले भी किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वस्तु अनंत पर है। कैसे वस्तु नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। और अनंत जब कोई, अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, काफी दूर में कोई वस्तु है, इसलिए वस्तु का फोटो नहीं बनाते हैं। क्यों, समांतर किरण आ रही है, बस इसी से पता चल जाता है कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। इसको क्या करेंगे, ठीक बीच में ले जा करके इसको अपवर्तित करवा देंगे, मोड़ेंगे, और जहां पर कटा वहां से लंब डाल देंगे। यह प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सबसे पहला F2 पर, दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा। आप देख रहे हैं वस्तु की किरणें ऊपर से आ रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर, इसका मतलब वस्तु ऊपर है। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, तो वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा हुआ। तीसरा, और आप लोग जानते हैं जो उल्टा होता है वो वास्तविक भी होता है ना। और 4 नंबर में वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा, क्योंकि जब भी वस्तु अनंत पर लेते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वस्तु बहुत बड़ी होगी। सूर्य अनंत पर है, काफी दूर है, तो क्या बहुत बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब हम लोग पर्दा पर बना लिए,
है ना। तो बहुत छोटा बना है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो बना वो काफ़ी छोटा होता है, बहुत लगाना जरूरी है ना। तो एक कंडीशन हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब F2 पर। मैंने जो आपको फेयर भेजा है उसमें फिगर बना हुआ है, आप लोग भी फिगर बना लें, उस फेयर से भी बना सकते हैं यदि आपको उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो। यदि उसमें आपको फिगर समझ में नहीं आया हो या देखने में दिक्कत हो तो वीडियो से हेल्प ले लें, है ना। उससे भी नहीं, बुक से भी हेल्प लेके फिगर बना सकते हैं, लेकिन फिगर जरूर बनाएं। दूसरा कंडीशन है, क्या होगा, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बीच अवस्थित हो तो, ठीक है, बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और क्यों बनेगा, यही पढ़ना है हमें। पहला कंडीशन क्या था, जब वस्तु अनंत पर था। देखिए 6 कंडीशन कैसे होगा, हम एक बात आपको बता देते हैं। ये F1 है, ये 2F1 है। पहला कंडीशन हुआ जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था, ठीक है। दूसरा कंडीशन अभी जो हम बताने जा रहे हैं, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो। दूसरा, इसमें वस्तु बनाएंगे, केवल अनंत पर जब वस्तु रहता है तो वस्तु नहीं बनाते हैं। तीसरा कंडीशन लेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो, ये तीसरा कंडीशन पढ़ाएंगे। चौथा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, ये चौथा कंडीशन हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, जब वस्तु F1 पर होगा, है ना। और छठा क्या होगा, जब वस्तु F1 एवं P के बीच होगा। तो यही 6 कंडीशन हमें पढ़ना है। तो अभी हम लोग केवल 1 नंबर पढ़े हैं, अनंत पर हो, अभी 5 कंडीशन पढ़ना है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो। ध्यान दीजिएगा, F1 नाप के लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब P से जितना दूरी पर F1 लीजिएगा, F1 से उतना ही दूरी पर 2F1 लीजिएगा, डिस्टेंस बराबर हो। अब देखिए, कोई वस्तु है AO, ठीक है, इस बार में F2 और 2F2। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की। यहाँ भी 2 किरण लिए थे हम लोग, और यहाँ भी 2 किरण लेंगे। पहला किरण ले लीजिए जो मुख्य अक्ष के, या पहला किरण ले लीजिए जो प्रकाशीय केंद्र से जाती है। तो हम समझाए थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर का गाड़ी है P, तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। सीधा लीजिएगा, हम चूंकि हाथ से बना रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए। तो स्केल से आप लीजिएगा, एक इस प्रकाश किरण लिए P से, तो P वाला प्रकाश किरण तो सीधा निकल जाता है, चूंकि वो प्रकाशीय केंद्र से जा रही है। तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण में विचलन नहीं होता है, वो सीधा निकल गया। एक किरण और चाहिए, ये ले लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर एक प्रकाश किरण ले लिए, इसको बीच में ले जाके, बीच में ले जाना है, एकदम ठीक बीच में ले जा करके इसको मोड़ना है। और आप लोग पढ़े हैं किरण आरेख की बनावट में कि जो प्रकाश किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर रूप से आती है, वो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। तो कहां से ये प्रकाश किरण जाएगी, F2 से, है ना। ये प्रकाश किरण F2 से जाएगी, देखिए
आप स्केल से बनाएं हर हाल में। ये प्रकाश किरण चली गई कहाँ से, F2 से। एक प्रकाश किरण सीधा गया था और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरा। तो दोनों कहाँ कटा, यहाँ कटा। जहाँ कटा वहाँ पर आप क्या करें, लंब डाल दें, मतलब सीधा लाइन खींच दें, वही लंब हो गया अंदाज से, है ना, टेढ़ा या तिरछा नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रकाश किरण कहाँ बना, F2 एवं 2F2 के बीच। याद रखिएगा, F2 एवं 2F2 के बीच। दूसरा उल्टा, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। हाँ, हो गया उल्टा। और उल्टा का मतलब वास्तविक। जो उल्टा प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक जरूर होगा, जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा। तो देखिए उल्टा कैसे हुआ ये भी आप समझ सकते हैं। वस्तु जो है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा हो गया। और कहाँ पर बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में, वास्तविक। और चौथा, वस्तु से थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा नहीं लिखा जाता है, सीधा सीधी छोटा लिखेंगे हम लोग। वस्तु से छोटा, जितना बड़ा वस्तु है देखिए प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है ना। तो ये सब आपको याद नहीं करना होगा। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए समझना है। दो किरण लिए, कम से कम दो किरण लेना आवश्यक होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। दो से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन दो से काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो से ज्यादा मिलकर झगड़ा कर सकता है लेकिन दो से कम है, अकेला कोई है, तो क्या वो झगड़ा कर सके कि इससे हवा से झगड़ा करेगा। उसी तरह से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। हम लोग दो ही से काम चला लेते हैं। एक प्रकाश किरण क्या लिए, जो प्रकाशीय केंद्र से गई P से, ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधा निकल गई। दूसरा मुख्य अक्ष के समानांतर गई, तो ये अपवर्तन के बाद F2 से चली गई, जहां कटा वहां से लंब डाल दिए, सिंपल, है ना। तो आप लोग बना लें अपने अपने कॉपियों पर, इससे भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर अवस्थित हो। बीच से लाइन खींचना है आप लोगों को, F1 2F1, इधर F2 2F2, उसी बराबर दूरी पर आप दे देंगे। देखिए वस्तु कहां पर है, 2F1 पर है। आप लोग स्केल से बनाएंगे। वस्तु AO है, कहाँ पर है, तो 2F1 पर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वस्तु 2F1 पर है ना। तो वही बात हम बोलेंगे कि प्रकाश प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की जरूरत होती है। कितने किरणों की जरूरत होती है, लेंस को बीच में बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये हम लोग बीच में बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो कम से कम कितने किरणों की जरूरत होती है, तो दो किरणों की जरूरत होती है। तो एक किरण ले लीजिए जो प्रकाशीय केंद्र मतलब P से जाएगा, तो P से जाने वाली किरण तो सीधा बिना अपवर्तन के निकल जाएगी, है ना। दूसरा ले लीजिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर गई, तो समानांतर जा रही है, बीच तक ले जाना है ना, बीच तक ले गए इसको, बीच तक। उसके बाद इसको, चूंकि नियम क्या है कि जो प्रकाश किरण समांतर जाती है वो लेंस, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर चली जाती है। तो देखिए दो प्रकाश किरण जहां पर कट रही है वहां से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, सीधा लंब डाल देना है मुख्य अक्ष पर। प्रतिबिंब का नाम IB। आप देखिए
प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु 2F1 पर था तो प्रतिबिंब बना 2F2 पर। और कैसा बना? उल्टा। उल्टा कैसे हुआ समझ गए होंगे। वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के नीचे। तीसरा, उल्टा मतलब हो गया वास्तविक। और चौथा, वस्तु के समान आकार का, मतलब समान साइज का, बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, है ना। तो ये 4 कंडीशन आपके हो गए। देखिए ये दर्पण से ही मिलता जुलता है। दर्पण में क्या था, याद कीजिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता था। तो वही चीज तो है, वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र 2F1 क्या है? वक्रता केंद्र है। और 2F2 भी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पर बना, मतलब C1 पर था तो C2 पर बना। तो कहने का मतलब हुआ, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1 को गौर से पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है, उसे और भी दिक्कत नहीं होगी, सुविधा होगी। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा। देखिए ये 4 नंबर कंडीशन है। जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच हो। 2F1 मतलब दूना फोकस एवं फोकस। दूना फोकस 2 लग गया मतलब दूना, मतलब दोगुना हो गया। दूना फोकस एवं फोकस के बीच हो। आपको एग्जाम में भी आएगा तो यही आएगा, 2F1 एवं F1 के बीच हो, मतलब फोकस एवं दूना फोकस के बीच हो। देखिए तो फिर से वही बात हम कहेंगे, वस्तु कहाँ पर है? एओ वस्तु है, यू F1 और 2F1 के बीच में है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। एक किरण ले लेते हैं जो P से जाती है, तो P से जाने वाली किरण सीधा बिना अपवर्तित हुए सीधे निकलती है, रूल के हिसाब से, है ना। दूसरा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए। आप जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहां से जाती है? F2 से होकर चली जाएगी। किधर से होकर गुजरती है? फोकस से। जो समांतर आएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये F2 है, ये 2F2 है। कहां पर कटा? यहां पर। जहां कटा वहां से लंब डाल दिए, IB। प्रतिबिंब कहां बना? देखिए 2F2 के बाद बना। 2F2 के बाद, इसका मतलब है 2F2 एवं अनंत के बीच। इधर 2F2 के बाद सब हम अनंत ही मानते हैं, तो 2F2 के बाद इधर अनंत है तो 2F2 और अनंत के बीच कहीं पर भी बन जाएगा। दूसरा, उल्टा। अभी तक हम लोग 4 कंडीशन पढ़ चुके हैं, चारों में उल्टा ही बना है। और उल्टा मतलब वास्तविक और वस्तु से बड़ा। बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बड़ा। देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा तब लिखेंगे जब अनंत पर बनेगा, वो आएगा अभी, है ना। तो ये 4 कंडीशन आपके हो गए। उत्तल लेंस में 2 कंडीशन और है। हम लोग बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु F1 पर अवस्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। जब वस्तु फोकस पर अवस्थित हो उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस पर अवस्थित हो तो प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाएं। किरण आरेख खींचकर दर्शाएं मतलब फोटो बनाएं। ठेठ भाषा में बोलेंगे किरण आरेख खींचें मतलब चित्र बनाएं। तो वही हुआ। F1 क्या है? इस उत्तल लेंस का फोकस है, इस पर कोई वस्तु अवस्थित है, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहला किरण क्या लेंगे? जो इसके P से जाएगा, तो नियम के अनुसार जो P से जाएगा वो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा, है ना। ये 5 नंबर कंडीशन है। हाँ,
दूसरा प्रकाश किरण कहां से लेंगे? जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ये मुख्य अक्ष है, ये वाला, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो ये लेंस से अपवर्तित कहां से करेंगे? बीच से, इसके बीच से अपवर्तित करेंगे। ये कहां से गुजरेगी? F2 से, द्वितीय मुख्य फोकस से। ये हो गया 2F2। अब देखिए, तीर का निशान देना बहुत ही आवश्यक है। एक तो P से जो गुजरा वो सीधा निकल गया, जो दूसरा मुख्य अक्ष के जो समानांतर गया इसको बीच में ले जा करके मोड़ना है। उत्तल लेंस के ठीक बीच से मोड़ दिए, अपवर्तित कर दिए, तो ये F2 से होकर चली गई। अब बताइए, कहीं नहीं मिल रहा है, दोनों किरण तो समांतर रूप से आगे बढ़ रही है रेल के पटरी के तरह। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। समानांतर किरण आ रही है जैसा कि 1 नंबर में कंडीशन में था, तो मतलब वस्तु अनंत पर है। और समांतर किरण जा रही है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। याद रखिएगा ये चीज। दूसरा, मुख्य अक्ष के नीचे जा रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा। और नीचे मतलब उल्टा। क्यों? क्योंकि वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर। तीसरा, उल्टा मतलब वास्तविक। और चौथा, वस्तु से बहुत ही बड़ा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। वस्तु तो इतना सा है, अब प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा नीचे जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। हम बताए थे कि फोकस और अनंत की गहरी दोस्ती है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। वस्तु अनंत पर होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु फोकस पर होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चलिए, अब आखिरी कंडीशन उत्तल लेंस का। ये जो कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं, छठा कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे। देखिए, कोई वस्तु है, ये कहाँ अवस्थित है? F1 मतलब मुख्य फोकस एवं P का मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। चलिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 किरण लेते हैं, जैसा कि पिछले 5 कंडीशन में करते आए हैं। तो एक किरण ले लीजिए जो P से जाएगी। आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण P से जाती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रकाश किरण ले लीजिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो नियम के अनुसार अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरती है ना? अब आप गौर से देखिए, 2 किरण तो ले लिए, लेकिन ये दोनों प्रकाश किरण ना तो समानांतर है और ना ही कट रही है। समांतर भी नहीं है, रेल के पटरी की तरह नहीं है, जैसा इधर 2F2 की आवश्यकता नहीं है, छोड़िए। तो समानांतर भी नहीं है रेल के पटरी की तरह। समांतर क्या होता है? जितना ये डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ये फैलती जा रही है, लाउड स्पीकर के मुंह की तरह फैल रही है ना? तो इसका मतलब है जब भी प्रकाश किरण फैल रही हो, मतलब पीछे कहीं से आ रही है। पीछे कहीं से आप क्या करेंगे? इसको सीध में बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे? सीध में स्केल से बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसको सीध में बढ़ाए और इसको भी, जो P से गुजर रही उसको भी सीध में बढ़ाएंगे, तो क्या होगी?
पीछे जाके कहीं ना कहीं वो कट जाएगी। जहां कटेगी वहां से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। यही हो गया प्रतिबिंब। देखिए पहली बार क्या हुआ, वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बना। हर बार उल्टा बन रहा था, वस्तु होता था ऊपर तो प्रतिबिंब बन जाता था नीचे, लेकिन इसमें क्या हुआ, वस्तु भी ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना। कहां बना, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे, या ऐसा भी लिख सकते हैं वस्तु के ही ओर। वस्तु किधर है, प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड बाएं तरफ में है, और प्रतिबिंब भी बाएं ही बना। हर कंडीशन में क्या हुआ था, प्रतिबिंब वस्तु होता था प्रकाशीय केंद्र के बाएं और प्रतिबिंब बनता था दाहिने, विपरीत ओर, वस्तु के विपरीत ओर बनता था। लेकिन ये कंडीशन में जिस ओर वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी ओर बना। तो यहां पर वस्तु के पीछे के बदले ये भी लिख सकते हैं वस्तु के ही ओर, मतलब जिधर वस्तु है लेफ्ट तरफ प्रकाशीय केंद्र के बाएं, प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है। दूसरा सीधा, देखिए इसीलिए यह कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला कंडीशन हुआ उत्तल लेंस में कि सीधा प्रतिबिंब बना। अभी तक हर कंडीशन में उल्टा ही बना था, सीधा। उसके बाद जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा, जो उल्टा होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, तो जानते हैं आप। और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो थोड़ा नहीं लिखा जाता है, सीधा सीधी वस्तु से बड़ा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु सीधा बनता है, जिसमें वस्तु काल्पनिक बनता है, जिसमें वस्तु बड़ा बनता है। अभी तक हर कंडीशन में हर कंडीशन में उल्टा ही बना था और वास्तविक ही बना था, और वस्तु के अपोजिट साइड बनता था। और पहली बार प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर बना है, मतलब जिधर वस्तु है उसी ओर बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको अच्छे से उतार लें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में एक ही कंडीशन है ना। देखिए जब वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं भी अवस्थित होगा तो उसमें हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस में आप जानते हैं बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग चौड़ा होता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अवतल लेंस में कहीं भी अवस्थित है, ए ओ, पहले प्रकाशीय केंद्र बना दीजिए, है ना। मान लीजिए, हाँ चलिए कोई वस्तु है ए ओ, बनाते हैं धीरे धीरे। अब देखिए इसमें हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अवतल लेंस के सामने अवस्थित हो, मतलब कहीं भी अवस्थित हो। ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, एक वस्तु है एओ। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लेते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि कम से कम कितने किरणों की जरूरत पड़ती है, 2 किरण। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 किरण लेंगे। पहला किरण ले लेते हैं जो P से जाएगी, तो P से जाने वाली किरण क्या होती है, वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। स्केल से आप बनाएंगे, सीधा लाइन देंगे, है ना। एक प्रकाश किरण तो सीधे निकल गई, लेकिन एक प्रकाश किरण से काम नहीं चलेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो कम से कम 2 किरण लेना होगा। दूसरा प्रकाश किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहाँ से इसको मोड़ते हैं हम लोग, बीच से मोड़ते हैं, बीच से। तो प्रकाश किरण सीधी गई, है ना, सीधी प्रकाश किरण गई, मुख्य अक्ष के समानांतर गई, यहाँ ए बिंदु से निकल करके। तो याद कीजिए किरण आरेख की बनावट में आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर, और मुख्य फोकस मतलब F2 से आती हुई प्रतीत होती है।
किरण आरेख की बनावट में आपने पढ़ा था कि चूंकि अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को ऊपर अपसारित कर देता है और ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही है प्रकाश किरण, F2 से आ रही है। अब बताइए, ये हो गया है ना, ये एक किरण ये हो गया, दूसरा किरण ये हो गया, ऊपर चली गई, दोनों कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है ना। अब यहाँ से हम लंब डाल देंगे, किस पर, मुख्य अक्ष पर, तो प्रतिबिंब बना IB। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरण कटा, यहाँ पर कटा, इसको आगे बढ़ा दिए, पीछे डॉट डॉट बढ़ाए, और एक प्रकाश किरण जो सीधा निकली थी यहाँ पर कट रहा है, तो जहाँ पर कट रहा है वहीं से लंब डाल दिए, प्रतिबिंब बन गया IB। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, P एवं F2 के बीच। P एवं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र एवं द्वितीय फोकस के बीच। F2 मतलब द्वितीय फोकस, F1 मतलब प्रथम फोकस। देख लेंगे आप लोग पीछे उल्टा के, जो पहले मैंने पढ़ाया था कि इसका क्या नाम है, P एवं F2 के बीच। दूसरा सीधा, कैसे सीधा, वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, अब प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, इसलिए सीधा। और सीधा मतलब काल्पनिक, और उल्टा मतलब वास्तविक। तो इसमें सीधा मतलब काल्पनिक, और वस्तु है इतना बड़ा, प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, मतलब वस्तु से छोटा। वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चार कंडीशन, ये चार बातें हो गई। और अवतल लेंस में हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा। देखिए अब दोनों लेंस में आप तुलना कीजिए। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में, एक कंडीशन में काल्पनिक सीधा भी बना था, बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बना था। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, काल्पनिक भी वास्तविक भी। लेकिन अवतल लेंस नहीं बना सकता है, यह हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, इसको उल्टा बनाने की क्षमता नहीं है ना। यह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा बनाने की क्षमता अवतल लेंस में नहीं है। यदि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो हर हाल में वह लेंस उत्तल है, क्योंकि आपने पढ़ा है उत्तल लेंस दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा भी छोटा भी। लेकिन यदि बड़ा बन रहा है तो हर हाल में वह लेंस उत्तल होगा, क्योंकि अवतल लेंस को बड़ा बनाने की क्षमता नहीं है। अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब देखते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे संबंधित। बिना स्पर्श किए, मतलब बिना छुए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं समतल कांच के प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे बिना छुए। छूने से तो पता चल जाएगा, जिसके बीच में मोटा होगा तो वह उत्तल लेंस है, जिसका बीच पतला चौड़ा किनारे पर चौड़ा होगा वो अवतल लेंस है। तो छू कर तो कोई भी बता देगा, लेकिन बिना छुए आपको देखने में ऐसा लगेगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस और समतल कांच की प्लेट तीनों एक ही तरह लगेगा देखने में, क्योंकि इसमें तो कोई भी सतह रजतित नहीं होता है। तो तीनों देखने में आपको एक ही समान लगेगा। आपको बिना छुए पहचानना है कि उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है और समतल कांच का प्लेट कौन सा है। तो आप फेयर आपको मैंने भेज दिया है, आप केवल समझ लें। जिसको फेयर नहीं मिला होगा, कल जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो आप हमें मैसेज कर देंगे, आपको पर्सनली मैं पीडीएफ भेज दूंगा एक्सरसाइज 2 का। तो कैसे पहचान करेंगे, हम तीनों की सहायता से उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं समतल कांच के प्लेट, एक उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है और तीसरा समतल कांच का प्लेट है। देखने में तीनों एक ही तरह लगेगा, क्योंकि तीनों में कोई भी रजतित नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों की सहायता से बारी बारी से पुस्तक के छपे अक्षरों को पढ़ेंगे। तीनों की सहायता से क्या करेंगे, छपे अक्षरों को, किताब के
पुस्तक के छपे अक्षरों को पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर पढ़ने के लिए तो लेंस उठाएंगे तब तो छुआ जाएगा ना, कोई ज़रूरी है कि हम ही उठाएंगे? मेरा दोस्त उठा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमको नहीं छूना है, या हम कोई चुट्टा से उसको पकड़ के उठा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाथ से स्पर्श नहीं करना है, हाथ बिना स्पर्श किए हम नहीं छुएंगे। कोई मेरे सर जी छू रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। या मेरा दोस्त उठाया हुआ है, दोस्त सरसी से उठाया है, या हम ही सरसी या चुट्टा से उस लेंस को उठा करके, वो बात यहाँ पर मायने नहीं रखता है। सीधा सीधी बिना स्पर्श की, तो क्या लिखेंगे हम? देखिए लिखेंगे कैसे कि बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं समतल कांच के प्लेट की पहचान करने के लिए हम बारी बारी से तीनों की सहायता से, हमें तो नहीं पता है कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन कांच का प्लेट है, तीनों की सहायता से बारी बारी से छपे अक्षरों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिससे देखने पर छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दें वह लेंस उत्तल होगा, और जिसकी सहायता से देखने से छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई दें वह लेंस अवतल होगा, एवं जिसकी सहायता से देखने से छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दें वो समतल कांच का प्लेट है। मतलब समतल कांच का प्लेट ना तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना छोटा, वो समान आकार का, वो तो सिंपल एक कांच का प्लेट है, तो उससे छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार में दिखाई पड़ेंगे। हो गया, बिना छुए हम पहचान कर लिए। क्या किए? फिर से एक बार फाइनल रूप से आप कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे कि बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं समतल कांच के प्लेट की पहचान करने के लिए हम तीनों की सहायता से पुस्तक के छपे अक्षरों को बारी बारी से पढ़ेंगे एवं अवलोकन करेंगे। अब एक नंबर देंगे यहां पर, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़े तो वह उत्तल लेंस हो गया, है ना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, तुरंत पढ़ा कंडीशन में कि इस बेचारे को अवतल लेंस को बड़ा बनाने की क्षमता नहीं है, यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, एक ही कंडीशन ही है उसमें, और उत्तल लेंस बड़ा भी बना सकता है। तो जिसकी सहायता से, तीनों में से जिसकी सहायता से देखने से छपा अक्षर बड़ा दिखाई देगा वह लेंस हर हाल में उत्तल होगा। अब यही चीज को यहां लिखेंगे कि यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई दे, कैसे दिखाई दे? हमेशा छोटे दिखाई दे, है ना। हमेशा लिख दीजिए आप यहां पर, हमेशा छोटे दिखाई दे वह लेंस, वह क्या होगा? अवतल लेंस होगा, है ना। देखिए समझना मेरे भाई जरूरी है, आप रट करके नहीं, एक चपरासी की भी नौकरी लेना आजकल के युग में कठिन है, केवल रट करके। आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। रटें वो आवश्यक है, लेकिन समझने के बाद मैंने समझ लिया अच्छी तरह से, अब इसको अब रट लें ताकि मुझे अच्छा मार्क्स आ सके। केवल रट लें, समझे ही ना, तब तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा। बोले ना, एक 4th ग्रेड की भी नौकरी लेना आजकल के युग में कठिन है, हाँ, लेकिन समझ लें उसके बाद याद करें तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा यहां लिखेंगे, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के समान आकार में दिखाई दे, वास्तविक आकार के समान दिखाई दे, मतलब जितना बड़ा ओरिजिनल में अक्षर है उतने बड़ा दिखाई दे, तो वह क्या है? समतल कांच का प्लेट है। वो ना तो कोई लेंसे नहीं है, ये ना उत्तल ना अवतल, वो सिंपल समतल कांच का प्लेट है। इस प्रकार हम बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं समतल कांच के प्लेट की पहचान बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है आवर्धन।
मैग्निफिकेशन जो आपने एक्सरसाइज 1 में भी पढ़ा था, बस वही सेम टू सेम। आवर्धन किसे कहते हैं? याद होगा आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। तो आवर्धन को सूचित किया जाता है किसके द्वारा? m के द्वारा। तो m बराबर हो गया h2/h1, h2/h1। h2 हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो क्या बोले? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बटा। प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे, और वस्तु की ऊंचाई बाद में लिखे हैं तो इसको नीचे लिखेंगे, मतलब h2/h1। यही है मैग्निफिकेशन, इसे m द्वारा सूचित करते हैं आवर्धन को। और एक चीज याद रखें, m बराबर v/u भी होता है। दर्पण में यहाँ माइनस होता था, माइनस v/u, लेकिन लेंस में क्या होता है? प्लस v/u। याद रखेंगे। तो बस यही है परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। अतः m बराबर h2/h1 या m बराबर v/u भी होता है। दर्पण में m बराबर माइनस v/u होता था, ये यही रहेगा। दर्पण में भी m बराबर h2/h1 और लेंस में भी h2/h1, लेकिन यहां पर दर्पण में माइनस होता है, लेंस में प्लस होता है। याद रखेंगे इसको आप। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है। डबल है तो 2 गुना है तो आवर्धन 2 हो गया। त्रिगुना है मतलब आवर्धन 3 हो गया। प्रतिबिंब जैसे कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ये मार्कर है, इसका 50 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब बना है किसी लेंस में, तो आवर्धन हो गया 5। कैसे? 5 गुना है 10 का 50 क्या है? 5 गुना है, तो आवर्धन बराबर हो गया 5। यही है मतलब, इसका यही है ठेठ मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है, सिंपल भाषा में। चलिए अब लेंस की क्षमता, ये चीज दर्पण में नहीं था। किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे प्रायः P द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल P से हम लोग इसको सूचित करते हैं। है क्या? P बराबर होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। किसी भी चीज का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, उसी तरह f फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f, मतलब P बराबर हो गया 1/f। P बराबर क्या हो गया? 1/f। तो याद रखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी f है, f का व्युत्क्रम 1/f, इसे ही कहा जाता है उस लेंस की क्षमता। और याद रखें लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? m पर पावर -1 भी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति मीटर। क्या बोलते हैं? प्रति मीटर। या d भी होता है, d का मतलब डाइऑप्टर। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का 2 मात्रक है, प्रति मीटर भी बोल सकते हैं आप या डाइऑप्टर भी बोल सकते हैं। इसका यूज कहीं, हाँ एक बात याद रखेंगे, यदि आपसे SI मात्रक पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक बताएं, तो ये डायोप्टर नहीं बोलेंगे आप, ये SI मात्रक नहीं है, ये है m पर पावर -1 प्रति मीटर। ये प्रचलित ज्यादा है, बोलचाल में ज्यादा प्रचलित है डायोप्टर डायोप्टर डायोप्टर, लेकिन वो SI मात्रक नहीं है। SI मात्रक कौन है? m पर पावर -1। ये प्रचलित है ज्यादा। और SI मात्रक नहीं, केवल मात्रक पूछें तब तो आप कोई भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, लेकिन SI मात्रक पूछा जाए तो ये डायोप्टर नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे m पर पावर -1 मतलब प्रति मीटर। याद रखेंगे। अच्छा अब इसका यूज जान जाइए। जैसे कि आप लोग चश्मा बनवाने जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको -1 पावर का चश्मा लगेगा, -1, किसी को बोलता है -2 का लगेगा, किसी को लगता है -0.5। जैसे किसी को बोला गया बोलचाल में, अरे हमको चश्मा लगा है -1 है, -1 पावर। -1 क्या है? डायोप्टर है। ये मात्रक आप नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जो चश्मा, ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर या प्रति मीटर। -1 मतलब -1 प्रति मीटर।
प्रति मीटर बोलिए या डायोप्टर बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये SI मात्रक m⁻⁻1 है। जैसे आप बोलचाल में बोलते हैं कि मेरे मम्मी को एक चश्मा लगा है, उसका -2 पावर का है या +2 पावर का है, तो +2 डायोप्टर का है। वो क्या है? वो +2 डायोप्टर। आप डायोप्टर नहीं बोलते हैं बोलचाल में, बोलिए। मात्रक बोलना जरूरी है ना, मात्रक नहीं बोलेंगे तो आपका वो इम्पोर्टेंस ही कम हो जाएगा किसी भी चीज़ का। जैसे कि हम पूछ दें, आप आलू खरीद के आ रहे हैं, कितना आलू है? आप बोलते हैं 5, खाली 5 बोल दिए। बोलिए, अर्थ स्पष्ट हुआ? 5 क्या? 5 क्विंटल, 5 पसेरी, 5 मन क्या, या 5 केजी। जब तक आप मात्रक नहीं बोलते हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। उसी तरह से लेंस की क्षमता का मात्रक कितना है, क्या होता है? डायोप्टर या प्रति मीटर। तो जब आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि क्या चश्मा, आपका जो चश्मा है उसका क्या है पावर, क्षमता क्या है, तो बोलेंगे उतना डायोप्टर, तब वो क्लियर होगा। तो याद रखें परिभाषा, लेंस की फोकस दूरी की एक लाइन का परिभाषा है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। अतः P बराबर 1/f, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर, प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। दैट्स ऑल। चलिए देखिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलिए, हमें लगा था पता नहीं आज समाप्त हो पाएगा या नहीं, चलिए हो गया, अच्छे से हो गया। अब ये आखिरी क्वेश्चन जो है, लेंस में चिन्ह परिपाटी, ये तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अब बोलिए सर क्यों नहीं पढ़ाइएगा? क्योंकि दर्पण वाला पढ़ा चुके हैं। जो दर्पण में था चिन्ह परिपाटी वही लेंस में भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा था दर्पण में, वीडियो अपलोड है YouTube पर, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। साधारण सा बात है। जो चिन्ह परिपाटी वहां था कि U हमेशा माइनस होता है, यहां भी U हमेशा माइनस होता है, भी दोनों होता है प्लस और माइनस। जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगा तो माइनस, और प्रतिबिंब जब वस्तु के अपोजिट साइड होगा उस पार तो प्लस। यही चीज यहां भी H1 हमेशा प्लस, दर्पण में भी होता था, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस, यहां भी H1 हमेशा प्लस। H2 दोनों में होता था, दर्पण में प्लस माइनस, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता था तो H2 माइनस में होता था, सीधा बनता था तो H2 प्लस में होता था, वही यहां भी होता है। तो बोलिए क्या जरूरी है पढ़ाना? कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी चलिए, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, हम इसको अगले क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो एक बार याद दिला दूंगा। इसका चिन्ह परिपाटी जो मैंने पहले पढ़ाया था सेम वही है, केवल यहां लेंस लिखेंगे। वहां पर होता था दर्पण में ध्रुव और यहां पर होता है प्रकाशीय केंद्र, है ना। यहाँ P को हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, दर्पण में ध्रुव बोलते थे। वहां पर लेंस दर्पण बोलते थे, यहाँ लेंस बोलेंगे। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा वही है। फिर भी हम जिस दिन न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उस दिन आपको थोड़ा 10 मिनट हम फिर से एक बार चिन्ह परिपाटी की याद दिला देंगे। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, केवल बच गया इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट। जैसे एक्सरसाइज 1 में न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आया था, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था, है ना। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके जरूर लिखेंगे, है ना। हमें भी चलिए उत्साहवर्धन होता है कि चलिए हमारा मेहनत सफल हुआ। ये 1 घंटे का वीडियो बनाने में 2.5 घंटा लगता है, तो चलिए लगता है कि चलो भाई मेहनत सफल हुआ, बच्चों ने समझा, खुशी मिलती है, बस और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 2 का, बहुत जल्द पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका पूरी तरह समाप्त हो गया, केवल न्यूमेरिकल बचा हुआ है। जिस दिन न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा 5-10 मिनट में चिन्ह परिपाटी को फिर से बता दूंगा। लेकिन चिन्ह परिपाटी यदि आपने दर्पण में समझ लिया है, उसका न्यूमेरिकल बना लिया है, तो फिर यहाँ फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना समझे आप समझ जाएंगे। फिर भी हम समझा देंगे, कोई बच्चे नए रूप से जुड़े हों, बाद में जुड़े हैं तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम आज के क्लास को समाप्त करने के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। न्यूमेरिकल जिस दिन हम आपको पढ़ाएंगे उस दिन फिर इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अंत में आप लोगों को बस एक निवेदन के साथ कि अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सबों का ख्याल रखें, अपने बड़े छोटे, हाँ
सबों का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा अपना बहुत ख्याल रखें, विशेष रूप से ख्याल रखें। सब कोई अपना ख्याल रख ले तो पूरा देश ऐसे सुरक्षित हो जाएगा, है ना। हाँ, एक बात और, होमवर्क में आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैंने आपसे फेयर डिमांड किया है एक्सरसाइज 2 का। फेयर कल सुबह 7 बजे से पहले आप हमें मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। एक्सरसाइज 2 भी ख़त्म हो गया है, केवल न्यूमेरिकल बचा, उसको देख लेंगे हम लोग अगले क्लास में, है ना। जब भी मुझे समय मिलेगा फिर मैं दूसरा क्लास भी ले लूँगा आपको भी, ये न्यूमेरिकल वाला क्लास बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल आएगा इसका। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। यहीं पर हम आज अपने क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।